चल रही है और नियोलिथिक साइट में बुर्जाहोम की हम बात कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें बुर्जाहोम से प्राप्त हो रही है। हमने देखा था बुर्जाहोम के अंदर कि एक ओवल शेप ग्रेव से, एक अंडाकार कब्र से मतलब एक मानव संभवतः मालिक था और उसका जो पालतू कुत्ता था, इन दोनों का एक साथ युगल शवाधान, जबकि दूसरी ओवल शेप जो ग्रेव है, दूसरी अंडाकार कब्र है, उसके अंदर 12 सिंगा का शव दफन था। लेकिन इनसे बढ़कर दो चीज़ें हमें बुर्जाहोम से बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में प्राप्त हो रही है। तो पिछले सेशन थोड़ा बहुत जो बुर्जाहोम अधूरा रह गया था उसे मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। बात अपनी चल रही है बुर्जाहोम। बुर्जाहोम के अंदर एक कब्र में मानव कंकाल पशु अस्थियों के साथ बैठी हुई अवस्था में पाया गया है। आप आइडिया लगाइएगा कि ये एक योग मुद्रा में भी इस तरह क्यों, क्योंकि भारत में योग मुद्रा का पाया जाना कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि योग परंपरा भारतीय संस्कृति की आधुनिक विश्व को एक अभूतपूर्व देन है। मैं राजस्थान में बालाथल से बात करूं तो प्राणायाम मुद्रा के अंदर एक मतलब वज्रासन में बैठा हुआ एक योग मुद्रा में कंकाल हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से बुर्जाहोम से एक कब्र में एक मानव कंकाल पशु अस्थियों सहित, याद रखिएगा, पशु अस्थियों सहित बैठी हुई मुद्रा में पाया गया है। ये बड़ा बैठी हुई मुद्रा में पाया गया, ये बड़ा एक अनोखा आप कह लीजिए फाइंडिंग या पुरातात्विक साक्ष्य की प्राप्ति है। इसी प्रकार से चूंकि पिछले सेशन तक हमने कह दिया था कि बुर्जाहोम के प्रथम चरण से आपको हस्त निर्मित खुरदरे मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं जो धूसर प्रकार के हैं, क्लियर, और जिनके तल पर चटाई के छाप हैं। ये जो हस्त निर्मित जो मृद भांड है बेसिकली ये बिना चाक के हैं। तो प्रथम चरण से आपको बुर्जाहोम के प्रथम चरण का मतलब जबकि पाषाण उपकरणों का प्रयोग है, धातु का प्रयोग नहीं है। खुरदरे धूसर मृदभांड जो कि हस्त निर्मित है, क्लियर, सबसे बड़ी बात हस्त निर्मित है। और इनके तल पर, इन मृद भांडों के तल पर, मृद भांडों के तल पर चटाई की स्पष्ट छाप है। चटाई की छाप या छपाई जो भी कहना चाहें आपको प्राप्त हो रही है। अच्छा, दो शिलापट्ट प्राप्त हुए हैं। एक बड़ा ही मतलब मेरे हिसाब से अब तक इससे अभूतपूर्व प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य, लेकिन चित्र में एक स्टोन रिलीफ या रिलीफ तो नहीं कहेंगे क्योंकि चित्रांकन है। दो शिलापट्ट प्राप्त हुए हैं जिन पर शिकार दृश्य अंकित है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें एक फीमेल हंटर, एक महिला शिकारी तीर कमान से, धनुष बाण से हिरण का शिकार कर रही है। ये अब तक की मैं समझता हूँ बड़ी ही विशिष्ट एक पुरातात्विक प्राप्ति है बुर्जाहोम, जिसे कि आप जन्म स्थान भी कहते हैं, बुर्ज वृक्ष का स्थल भी कहा जाता है। तो दो शिलापट्टों पर याद रखिएगा शिकार दृश्य अंकित है। शिकार दृश्य अंकित है। अब ये शिकार दृश्य में क्या है कि एक महिला शिकारी, याद रखिएगा, एक महिला शिकारी धनुष बाण से हिरण का शिकार कर रही है। यानी कि उस इलाके में कश्मीर के अंदर, उस समकालीन कश्मीर के अंदर हिरण पाया जाता था। हिरण का शिकार कर रही है, ये बड़ी बात है। आपको बुर्जाहोम से थाली, कटोरा प्राप्त हो रहा है। हमने कई प्रकार के गर्तावासों की बात कर ली थी। अच्छा, एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई जिसका आकार बोतल की गर्दन जैसा है, बोतल की मतलब बॉटल नेक,
और इस बॉटल नेक यूँ समझ लीजिए कि मतलब ये मृदभांड है, यूँ कह लीजिए, इसकी गर्दन लंबी है, लाइक सुराही, राइट। मिट्टी की ईरानी एक पर्शियन शैली का बर्तन, या जिसको हम ग्रीक एम्फोरा कहते हैं, एम्फोरा जिसको शराब परोसने काम में लिया जाता था। तो ये साबुत मृदभांड या घड़ा प्राप्त हुआ जिसकी बाहरी दीवार पर बैल के सींगों से मिलती जुलती चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो मृदभांड एक समझ लीजिएगा, बुर्जाहोम से आपको, बुर्जाहोम की बात चल रही है अपनी, एक मृदभांड प्राप्त हुआ है। आप यूं समझ लीजिए कि सुराही जैसा है, सुराही जैसा है, जिसकी गर्दन थोड़ी लंबी है, लंबी गर्दन है, और इस सुराही जैसे मृदभांड की बाहरी दीवार पर बैलों के सींग के समान, याद रखना, बैलों के सींग के समान क्या की गई है, गौरतलब है चित्रकारी की गई है, ये आपको प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ बुर्जाहोम से याद रखिएगा, जो चित्रकारी प्राप्त हो रही उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुर्गा भी यहाँ पालतू बनाया गया था। यहाँ पर भेड़िए और जंगली बकरे के शवाधान भी प्राप्त हो रहे हैं। भेड़िया, जंगली बकरा, इनके भी आपको कंकाल या अस्थियां प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुर्गा पालतू बनाया गया है, कहाँ, बुर्जाहोम में। और ये इस बात की जानकारी हमें किससे प्राप्त हो रही है, तो जो मैंने बार बार कहा, जो चित्रकारी है उससे प्राप्त हो रही है। अंतिम चरण तक आता है जब धातु का प्रयोग निश्चित तौर पर हो रहा है, तो यूं समझ लीजिएगा कि वहां पर चाक वाले मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। शुरुआत में तो बिना चाक के मृदभांड जिनके तल पर चटाई की छाप आपको प्राप्त हो रही है। अच्छा, कुछ कब्रों में शवों को सीधा ही कब्र में दफन कर दिया जाता है, जबकि कई जगह पर शवाधान को पहले खुला रखा जाता है शव को कुछ समय के लिए, उसके पश्चात खुला, ताकि कुछ पक्षी या जीव उनका भक्षण कर उनको खा लें, और फिर उसके बाद जो अस्थियां बचती थी उनको समेट कर कब्र के अंदर रख दिया जाता था किसी पात्र में। पात्र में भी हो सकता है, खुले, मतलब कब्र के अंदर खुली अवस्था में भी किसी कलश वलश के बिना भी रखा जा सकता है। तो ये मैं भी जितना मैं समझता हूँ, ये पारलौकिक चिंतन या उस जमाने के मनुष्य का अपना ये ऐसा एक विश्वास था कि हमें कुछ हमें मतलब दूसरे जीवों के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। जो मृतक हमारा समाप्त हो चुका उसके द्वारा हम कुछ दान पुण्य कर सकते हैं कि पशु पक्षियों को खाने के लिए एक तरह का इसका शरीर छोड़ दिया जाए, और इसकी अस्थियों को फिर हम अपने पारलौकिक जो जीवन के विश्वास हैं, जो भी धार्मिक चिंतन का प्रस्फुटन इनके बुर्जाहोम के निवासियों में हुआ होगा, उसके निमित्त किया जाए। तो इस प्रकार से ये बुर्जाहोम का जो शेष हिस्सा था मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया। स्क्रीन आउट में अपनी आदत के अनुसार हो जाता हूँ, और अब आप लोग, हम गुफ कराल को सीधा यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप इसको देख लीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जाहोम के साथ साथ कश्मीर में ही, वो है, याद रखिएगा, गुफ कराल। गुफ कराल का मतलब ही होता है कुम्हार की गुफा है। और बेसिकली आपने कुम्हार की गुफा के रूप में जब बात करी तो मैंने कहा था कि कुंभकारी का पूरा एक मोहल्ला हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है, मोहजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। AK शर्मा के द्वारा यहाँ पे उत्खनन हुआ है 1961-62 के अंदर, और ये कश्मीर से प्राप्त स्थल है गुफ कराल, जिसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। मैंने पहले कहा कुम्हारों का पूरा मोहल्ला आपको प्राप्त हो रहा है कहाँ से, मेहरगढ़ और मोहजोदड़ो से। गुफ कराल भी हमें प्राप्त हो रहा है कश्मीर से 1961-62 में। यहाँ पर जो उत्खनन हुआ है वो किया गया है AK शर्मा जी के द्वारा। देख लीजिए, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर स्लाइड पर आ रहा हूँ, उसके पहले आप लोग इसका मैटर जितना हो सकता है उतना उतार लीजिए। अब चूंकि हम पिछली स्लाइड्स में भी इस बारे में बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से, गुफ कराल अपने आप में बड़ा विशिष्ट स्थल है, जहाँ से आपको वस्त्र सिलाई, अनाज की पिसाई के साक्ष्य प्राप्त हुए। भाई हड्डी से बनी सलाइयाँ सुइयाँ प्राप्त हो रही हैं।
एक कुंड, तो पक्की बात है कि ये सिलाई के रूप में काम आता हो। अन्न पिसाई के यहाँ पर आपको, यहाँ पर अनगढ़, धूसर, मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, धूसर प्रकार के। अच्छा, गेरू लेपित यहाँ से आपको गर्तावास प्राप्त हो रहे हैं। गर्तावास बेसिकली गुर्जा हमसे प्राप्त हुए थे। एक ताम्र पिन प्राप्त हो रहा है, तो कुंडलित, जिसका शीर्ष जो हेड है वो कॉइल्ड है, कुंडलित, वो यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, गुफा कराल से आपको सिलबट्टे प्राप्त हो रहे हैं, हड्डी से बनी सुइयां प्राप्त हो रही, लेकिन अंत्येष्टि का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। डजमीन कोई कब्र आपको यहाँ से प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ गेरू लेपित गर्तावास तो मिल रहे हैं, लेकिन एक मिट्टी की दीवार मिली 70 सेंटीमीटर की, जो इससे भी सिद्ध होता है गर्तावास भूमि के अंदर गड्ढे करके जो घर बनाए गए हैं अंदर चेंबर से। लेकिन जो 70 सेंटीमीटर की जो एक ऊंची मिट्टी की आर्टिफिशियल वॉल प्राप्त हुई है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि गुफा कराल के अंदर जमीन के ऊपर भी दीवारें खड़ी करके मकान बनाए जाते थे। जली हुई लकड़ियां आपको यहाँ से प्राप्त हो रही। आइएगा, आप एक बार दोबारा हटता हूँ मैं, चीजों को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अपनी बात चल रही है गुफा कराल की। ये पिछली स्लाइड का ही मैटर आपके सामने चल रहा है। यहां से आपको अंत्येष्टि का, याद रखिएगा, अंत्येष्टि का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। एक यहां से गेरू लेपित, ये महत्वपूर्ण है, गेरू लेपित गर्तावास प्राप्त हो रहे हैं, और संभवतया जमीन के ऊपर घर भी बनाए जाते थे। इसकी पुष्टि किस चीज से हो रही है कि दीवार की, मिट्टी की दीवार प्राप्त हुई है लगभग 70 सेंटीमीटर हाइट वाली। उससे ये आइडिया लगाया गया है कि संभवतः ये, मतलब जो दीवार मिल रही मिट्टी की वो 70 सेंटीमीटर हाइट की है, और चूने का फर्श प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग कृत्रिम आवास भी बनाते थे जमीन के अंदर गर्तावास बनाने के साथ साथ। यहां से आपको सिलबट्टे प्राप्त हो रहे हैं, यहां से आपको अन्न की पिसाई के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहां से आपको वस्त्र सिलाई के, याद रखना, वस्त्र सिलाई के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और वस्त्र सिलाई के साक्ष्य जो मिल रहे हैं ये किससे प्राप्त हो रहे हैं कि आपको हड्डी से निर्मित सुइयां, याद रखिएगा, हड्डी से निर्मित सुइयां हमें मिली हैं। कहां से? गुफा कराल से। हड्डी से बनी जो आपको सुइयां मिली है, ये इस बात का एक प्रमाण देता है कि संभवतः यहाँ वस्त्र सिलाई की जाती हो। जली हुई लकड़ियों के साक्ष्य आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। याद रखिएगा, जली हुई लकड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक ताम्र पिन मिला है जो जिसका कुंडलित शीर्ष है, कुंडलित शीर्ष युक्त हमें ताम्र पिन कहां से? इसी गुफा कराल से आपको प्राप्त हो रहा है। सबसे बढ़कर यहां से आपको अनगढ़ का मतलब हस्त निर्मित, बिना चाक के अनगढ़, धूसर कलर जो होता है वो ग्रे कलर कहलाता है। अनगढ़, धूसर, मृदभांड भी हमें यहां से प्राप्त हो रहा है। इस गुफा कराल के बाद जो अगला महत्वपूर्ण नवपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है, जहां से आपको चावल के विश्व में दूसरे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कोल्डिवा। पहला तो लहुरा देव, बेला नदी घाटी, इलाहाबाद से ये प्राप्त हुआ है। 1964 में बीबी मिश्र के द्वारा इसको खोजा गया, लेकिन बाद में उत्खनन GR शर्मा, बीबी मिश्र के द्वारा 1972-73 के अंदर करवाया गया। जरा इसे भी देखिएगा। कोल्डी हवा अन्य प्रमुख स्थल है गुफा कराल के साथ साथ। मैं उम्मीद करता हूँ गुफा कराल आपको अच्छे से समझ में आया है। अगला स्थल जो हम बात करने जा रहे हैं वो है असल में कोल्डी हवा।
कोल्डी हवा मैंने पहले ही कहा 1964 के अंदर बीबी मिश्र के द्वारा खोजा गया है। कहाँ से? तो आपका जवाब होगा बेलन नदी घाटी, यूपी, जो वर्तमान में प्रयागराज वाला जो एरिया है। और 1972-73 के अंदर यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया है GR शर्मा जी के द्वारा, उत्खनन का कार्य एक्सकवेशन, और बीबी मिश्र के द्वारा। याद रखिएगा कोल्डी हवा। अब कोल्डी हवा की सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, कि पूरी दुनिया में चावल की कृषि के सबसे प्राचीनतम लेकिन द्वितीय नंबर के साक्ष्य जो लगभग 6000 BC पूर्व के हैं, तो चावल के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। पहला तो संत कबीर नगर यूपी में ही कोल्डी लहुरा देव है। ये संपूर्ण विश्व में चावल की कृषि का द्वितीय, याद रखिएगा, द्वितीय प्राचीनतम साक्ष्य है। क्योंकि आप नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि जो पहला साक्ष्य है, याद रखिएगा, जो पहला सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो असल में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, संत कबीर नगर यूपी से ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो लहुरा देव है। भाई आप नोटिस करिएगा, लहुरा देव से साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, वो 9000 ईसा पूर्व का है। 7000 ईसा पूर्व का गेहूं की खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से है, और फिर 6000 का है आपका कोल्डी हवा से। ये क्रम भारत के अंदर अपने को। अच्छा, यहाँ पर डोरी छाप मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, इसको कॉर्डेड वेयर भी कहा जाता है। कॉर्डेड वेयर का जो मतलब है ये है डोरी छाप मृदभांड। यूँ समझ लीजिए मृदभांड बनाया गया है, जब ये गीला रहा होगा तो जिस चटाई पर इसको रखा गया उसकी जो चटाई की जो छाप होती है जालनुमा, वो छप गई, या जिस रस्सी से इसको बनाया जा रहा है, जिस रस्सी को काम में लिया जा रहा है, उसकी भी छाप इसके ऊपर जब गीला था तब छप गई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। कॉर्डेड वेयर का मतलब है डोरी, इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इसको डोरी छाप मृदभांड कहा जाता है। असल में जब ये मृदभांड मिट्टी का घड़ा, ये जब मिट्टी का घड़ा गीला है, यूं समझिएगा इस बात को, जब ये मिट्टी का घड़ा गीला है तब इस मिट्टी के घड़े पर आप चटाई की छाप या रस्सी का जाल, डोरी या रस्सी की बात है, वो छप गया है। क्लियर? और बाद में जब इसे मतलब पकाया गया तो फिर वो छाप ऐसी की ऐसी चली आई है। इस तरह के जो मृदभांड होते हैं, चटाई की छाप वाले या रस्सी की जालनुमा छपाई वाले जो मृदभांड होते हैं, इनको डोरी छाप मृदभांड या कॉर्डेड वेयर कहा जाता है। ये एक और बड़ी बात है। ये भी पॉसिबल है कि इन मृदभांड के निर्माण में जिस मिट्टी को काम में लिया जा रहा है वो मिट्टी असल में धान का जो भूसा होता है, धान की भूसी युक्त गारे या मिट्टी के प्रयोग से ये मृदभांड बनाया गया हो। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये मृदभांड पकाया जाएगा तो एक तो वो भूसी होने से थोड़ा ढंग से जलेगा, पकेगा अच्छे से, और फिर उसके भी साक्ष्य उस धान की का जो अवशेष या रेजिडुअरी पार्ट, इसका भूसा कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। क्लियर? अच्छा, एक दूसरी बात, ये जो कोल्डी हवा है, ये कोल्डी हवा वो नवपाषाणिक स्थल है जिससे लोहयुगीन प्राप्ति तक या सांस्कृतिक स्थल तक का पूरा एक क्रम प्राप्त हो रहा है। अब नवपाषाण काल के बाद ताम्र काल
दोनों मिलकर ताम्र पाषाणिक यानी कि चैल्कोलिथिक, फिर कॉपर, देन ब्रॉन्ज, देन आयरन, एजंट इट। तो नौ कोल्डी हवा या मेहरगढ़ की बात करें तो लोह युग के तक के पूरे साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं कोल्डी हवा से। और सबसे बड़ी बात जो कोल्डी हवा से, यहाँ से जब चावल की खेती हो रही है तो पक्की बात है हमें यहाँ से ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब अन्न भंडार, अन्न भंडार के साक्ष्य अवश्य ही पाए जाएंगे। भाई जब आप खेती कर रहे हो तो जो अन्न उत्पादित किया जाएगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, जहां स्टोर करेंगे वो ग्रेनरी या अन्न भंडार कहलाता है। तो ये पूरे साक्ष्य में इन पुरातात्विक नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त होते हैं। स्क्रीन आउट होता हूँ, फिर हम अगला जो स्थल है महगढ़ा या महगरा, हमें वही बेला नदी घाटी से प्राप्त होता है, अगला स्थल को देखेंगे। तब तक यहाँ तक के पूरे मैटर को आप उतार लीजिए। मैं दोबारा आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जब आप हायर एकेडमिक्स की तैयारी करते हो या एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ पर कथन कारण या मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो सिंपल फैक्ट्स से वहाँ काम नहीं चलता है, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर ना हो, उन फैक्ट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में नहीं आया। और ये वो चैप्टर्स नहीं है जहाँ पर आप राजा रानी की कहानियाँ सुनाएंगे उससे आप अपने फैक्ट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको एक रिसर्च सर्वे वाला अप्रोच रखना पड़ता है, एक एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ता है इस तरह कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए, तब जाकर ये क्वेश्चन। अलबत्ता जब आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठते हो तो क्वेश्चन को समझने में बड़ा वक्त लगता है। अब यदि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पक्की बात है मारे जाओगे। अगला स्थल में ले रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट लें या नोट्स उतारें, वो आपकी इच्छा है। अगला जो पुरातात्विक स्थल है इसी में नवपाषाणिक स्थल में, वो है महगरा या महगढ़ा। याद रखिएगा, महगरा या महगढ़ा, याद रखना। स्थल जो स्थान है वही है बेला नदी घाटी, यूपी के अंदर। यहां से एक तो आपको पशुबाड़ा प्राप्त हो रहा है। पशुबाड़ा जिसमें आयताकार रेक्टेंगुलर है और 3 प्रवेश द्वार हैं। अब जब पशुबाड़े की बात आती है तो फिर दिमाग में एक बात क्लिक करती है, मैंने पिछले सेशन में आपको कहा था कि दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थल जहां से आपको एश माउंट्स, राख के ढेर प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि जो दक्षिण भारतीय जो नवपाषाणिक निवासी थे वो पशुओं को जिस स्थल में रखते थे वहां पर साल भर का जो भी गोबर या उनका बायोवेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको जब वो टीला बन जाया करता था उसको वो एक साथ जलाया करते थे। इस तरह के राख के ढेर के पूरे पूरे टीले हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, याद रखिएगा। जो संगन कल्लू हो गया या आपके अभी दिमाग से निकला, कुरनूल वाला एरिया हो गया, जलाल हल्ली हो गया आपका, साउथ इंडिया से ही आंध्र प्रदेश वाला जितना अभी दिमाग से मेरा निकल रहा है स्थिति, संगन कुल्लू या आ जाएगा। तो ये हमारा सीधा दिमाग वहीं जाके टिकता है। उत्तरी भारत में पशु बाड़ा जहाँ जिस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पशुपालन और कृषि समझ में आ चुकी है। जब आप खेती करोगे तो आपको बायोवेस्ट की या कंपोस्ट या फर्टिलाइजर के रूप में जैविक खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो महगरा या महगढ़ा से जो पशु बाड़ा प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ी बात ये आयताकार है और सब कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कुल 3 प्रवेश द्वार हैं। इसका मतलब कि पशुओं की संख्या कितनी ज्यादा रही होगी। आपको यहां से चावल एवं जो के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, यहां से आपको गोलाकार झोपड़ियां, याद रखना, गोलाकार झोपड़ियां प्राप्त हो रही है। जबकि आप चौपानी मांडो के केस में पढ़ चुके हैं, चौपानी मांडो जो यूपी से प्राप्त हो रहा है जहां से विश्व के प्राचीनतम मृतभांड प्राप्त हुए थे। चौपानी मांडो के अंदर आपने पढ़ा था कि आपको मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां प्राप्त हो रही हैं। अब आपको यहां से गोलाकार झोपड़ियां प्राप्त हो रही है, आपको यहां से डोरी छाप, मृतभांड प्राप्त हो रहे हैं जिनको आप कॉर्डेड वेयर्स के नाम से पुकारते हैं। धान की भूसी से निर्मित
मृदभांड आपको उसी महगाह से प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, आराम से आप लोग एक एक करके इन चीजों को देख लीजिए जो कि खेती के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखो, ग्रेनरी या अन्न भंडार लगभग जहां जहां भी खेती होगी, साल भर का अन्न और अगले साल के लिए बीज आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहां से वही अन्न भंडार के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अब अगला स्थल यदि मैं कहूं तो आप लोग लीजिएगा चौपानी मांडो। अब ये देखो, एक बात है, आप लोग एक बात तो अवश्य ही कहोगे कि फैक्ट्स इतनी बार रिपीट हो गए हैं कि अब आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी। साझा चूल्हे यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं चौपानी मांडो से। दुनिया के प्राचीनतम हाथ से बने अनगढ़ बिना चाक वाले मृदभांड आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल, नियोलिथिक तक का पूरा काल आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। मधुमक्खी के छत्ते, हनीबी टाइप की झोपड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हो रही है। साझा चूल्हा यहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्या करके लिख लीजिए। साझा चूल्हा आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ से आपको पैलियोलिथिक एज से लेकर नियोलिथिक एज तक का पूरा एक सांस्कृतिक अनुक्रम आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आपको मधुमक्खी के छत्ते के आकार के याद रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के आपको यहाँ से मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। साझा चूल्हा आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और दुनिया के प्राचीनतम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो फिर मैं इनको चेंज कर देता हूँ। विश्व के, हालांकि मध्य पाषाण काल के हैं, नव पाषाण काल से उनका संबंध जो मैं लिखने जा रहा हूँ। विश्व के प्राचीनतम चाक रहित हस्त निर्मित अनगढ़ मृदभांड यही याद रखिएगा, इसी चौपानी मांडो वाले स्थल से आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये नहीं है कि कुछ गिने चुने स्थल पर ही आपको नवपाषाणिक बस्तियां प्राप्त हो रही। गियारी और कियाक दो प्रमुख लद्दाखी स्थल है जहां से आपको नवपाषाणकालीन बस्तियां प्राप्त हो रही हैं। तो आप देखिएगा, लद्दाख की नवपाषाणिक बस्तियां कौन कौन सी, गियाक और कियारी, बेहद इंपॉर्टेंट है। गियाक एवं कियारी बेहद महत्वपूर्ण ये स्थल है। कश्मीर की बात की जाए, देखो कश्मीर के अंदर बुर्जाहोम हो गया, आपका गुफ्फ कराल हो गया, दोबारा बोल रहा हूँ, बुर्जाहोम जन्म स्थान या भुर्ज वृक्ष का बर्थ प्लेस ऑफ बिर्च, तो भुर्ज वृक्ष का जन्म स्थान कह सकते हैं। और गुफ्फ कराल को आपने देखा कि कुम्हार की गुफा कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर से और भी स्थल है, सांगरी हो गया, मारतंड हो गया, बेगागुंड हो गया, पामपुर हो गया, भाजीपुर हो गया, पंजगोम हो गया, करेवा जिसको दामोदर उदर भी कहा जाता है, बजटाल, कई प्रकार के अन्य स्थल आपके सामने और हैं। लेकिन एक स्थल ऐसा है जहां से ब्रिगेडियर रॉस ने घोड़े के जबड़े के 4 दांत प्राप्त किए हैं, बलूचिस्तान की लोरलाई घाटी से राणा घुंडई, ये प्रमुख स्थल है। याद रखना, घोड़े के जबड़े के 4 दांत। और पाकिस्तान में बन्नू घाटी एक और एरिया है, बन्नू घाटी। इस बन्नू घाटी से भी एक प्रमुख स्थल आपको प्राप्त होता है, शेरी खान तराकाई। इस शेरी खान तराकाई से टेराकोटा निर्मित तकली प्राप्त हुई। तकली एक प्रकार का स्पिन व्हील होता है, क्लियर, इसको स्पिंडल वॉल्स भी कहा जाता है। और इससे आप सन जो होता है उसके सूत से या धागे से डोरी बनाते हैं। सो टेराकोटा निर्मित तकली ये आपको बन्नू घाटी के शेरी खान तराकाई नामक स्थान से प्राप्त होता है। लिख देता हूं मैं, शेरी खान तराकाई। ये जो स्थल है ये है बन्नू घाटी, पाकिस्तान। क्या प्राप्त हो रहा है? टेराकोटा निर्मित। टेराकोटा में बार बार कह चुका हूं, मिट्टी में पकाई, मतलब अग्नि में पकाई मिट्टी टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा निर्मित
तकली, तकली जिसका प्रयोग सन की रस्सी बनाने हेतु किया जाता है। तो इसको आप स्पिंडल हॉल्स भी कह सकते हैं। याद रखना, स्पिंडल हॉल्स के रूप में टेराकोटा निर्मित तकली शेरी खान तराकाई बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो यानी कि मनुष्य ने, यूं समझ लीजिए, नवपाषाण काल तक आते आते भाई सभ्यता का एक प्रमुख मानदंड क्या है कि आपने अपने तन को ढकने के लिए कितना अच्छा सलीकेदार वस्त्र पहनावा, आपके घर कैसा, आपका खान पान का तौर तरीका कैसा है। तो टेराकोटा निर्मित तकली जो रस्सी के निर्माण हेतु एक इक्विपमेंट है, ये आपको बन्नू घाटी के शेरी खान तराकाई नामक स्थल से प्राप्त होता है। अब जो बलूचिस्तान की लोरलाई घाटी का राणा घुंडई है, वो स्थल भी काफी महत्वपूर्ण है। राणा घुंडई, ये बलूचिस्तान की लोरलाई घाटी, याद रखना, लोरलाई घाटी बलूचिस्तान का ये प्रदेश है। यहां से याद रखिएगा, ब्रिगेडियर रॉस ने घोड़े के जबड़े के 4 दांत प्राप्त किए हैं। देयर आर 4 टीथ। अब आप आइडिया लगाइएगा, ये भी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण स्थल आपके सामने हो जाता है, राणा घुंडई। तो कुल मिलाकर कहने कोई छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन अपने आप में एक विशिष्ट प्रश्न है जो आपके सिलेक्शन को निर्णायक तौर पर स्थापित करते हैं, और इन चीजों की आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है, लाजिमी भी है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। आप वीडियो पॉज करिए और तुरंत इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इनको उतार लीजिएगा। अब एक और जल्दी से कर लीजिए। बलूचिस्तान का एक एरिया और इसको आप कहते हैं नाल। यहाँ पे कच्ची ईंटों से निर्मित एक कक्ष प्राप्त हुआ है। उस कक्ष में एक बच्चे का एक कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसने मनके की माला और स्फटिक निर्मित पेंडेंट गले में धारण किया हुआ है। और अफगानिस्तान में एक एरिया मुंडीगाक, भाई मुंडीगाक तो हड़प्पाई स्थल का सबसे उत्तरी छोर भी जाता है अफगानिस्तान में। तो मुंडीगाक से आपको कुबरदार वृषभ, अब कुबरदार जो बुल है या वृषभ है, जिसको आप सांड कहते हैं, आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु माना गया है। और हड्डी निर्मित सुआ देखो, निडल जो होती सुई होती है तो धागे को पिरोने के लिए होती है। यदि मोटे धागे, मतलब एक मोटी रस्सी को पिरोने के लिए, जैसे बोरे को बांधने के लिए सूत को काम में जो लिया था, उसके लिए सुआ होता है, जो थोड़ा मतलब एक मोटी सुई, एक थिक निडल जिसमें बड़ा छेद होता है। तो वो मुंडीगाक से प्राप्त हो रहा है। आगे देखिएगा, लिख लेते हैं, उम्मीद है यहाँ तक का आपने लिख लिया होगा। एक स्थल है मुंडीगाक। मुंडीगाक तो ठेठ अफगानिस्तान में। अब आप आइडिया लगाइएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नवपाषाणिक स्थल है, इसका विस्तार कितना ज्यादा रहा होगा। तो मुंडीगाक अफगानिस्तान का एक प्रदेश है। यहां से एक तो आपको याद रखना, कुबरदार वृषभ प्रतिमा, और इसके अलावा हड्डी से निर्मित सुआ आपको यहां से प्राप्त हो रहा है। कुबरदार वृषभ जो मृण मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, कुबरदार वृषभ के बारे में क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु भी बोला गया है कुबरदार जो वृषभ होता है। क्लियर है? तो यहां से आपको कुबरदार वृषभ मूर्ति। अब यदि हम बलूचिस्तान नाल की बात करें, एक और जो प्रदेश है बलूचिस्तान में, वो है नाल। कच्ची ईंटों वाला एक कक्ष पाया गया है यहाँ पर। कच्ची ईंटों युक्त कक्ष में
कच्ची ईंटों युक्त कक्ष में मनके की माला एवं, याद रखना, मनके की माला एवं स्फटिक निर्मित पेंडेंट स्फटिक पेंडेंट युक्त एक बालक स्केलेटन, मतलब क्या कहना चाहिए, चाइल्ड स्केलेटन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो एक आपको यंग बॉय का, बालक का कंकाल प्राप्त हो रहा है। एक कच्ची ईंटों वाला एक कक्ष मिला है जिसके अंदर कोई बालक का शव है, कच्ची ईंटों वाले कक्ष में, और उस कंकाल के साथ बीड्स की एक माला, मनके की माला और स्फटिक निर्मित आपको पेंडेंट प्राप्त हो रहा है। क्लियर? अच्छा, गोमल नदी घाटी वही वर्तमान पाकिस्तान में, यहाँ से आपको विशाल सामुदायिक चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं। अब गोमल नदी घाटी में कई सारे स्थल हैं, डेरा इस्माइल खान है, गुमला है, रहमान डेरी है। अगला देखिएगा, गोमल नदी घाटी, आगे याद रखिएगा ये तमाम स्थल वो हैं वर्तमान पाकिस्तान के, जो है तो नवपाषाणिक बस्तियां, लेकिन आगे जाकर ये ही मतलब पूर्ववर्ती हड़प्पाई बस्तियां, और फिर हड़प्पाई बस्तियां, प्रॉपर हड़प्पाई बस्तियां तो नहीं, लेकिन यहाँ से हड़प्पाई बस्तियों के ट्रांजिशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेरा इस्माइल खान, यहाँ जो प्रदेश है गोमल नदी घाटी में, डेरा इस्माइल खान, गुमला, इसके अलावा रहमान डेरी, अब पर्टिकुलर यदि मैं गुमला की बात करूं तो यहां से आपको एक विशाल सामुदायिक चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं। विशाल सामुदायिक चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं, याद रखना, गोमल नदी घाटी से। क्लियर? ये प्रमुख स्थल हम देख रहे हैं। अब कुछ एक स्थल और बच रहे हैं साउदर्न, यानी कि दक्षिणी भारतीय नवपाषाणिक बस्तियों को छोड़कर। इनमें बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जिसको आप कहते हैं चिरांद, बिहार का। फिलहाल यहाँ तक के सारे मैटर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं पूरी तौर पर यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आपको ठीक से चीजें याद हो जाए। चिरांद तो खैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नवपाषाणिक बस्ती है। याद रखिएगा भाई चिरांद को। चिरांद असल में मिल रहा है कहां पर? बिहार में। बुर्जा होम के बाद, याद रखना इस बात को, बुर्जा होम के बाद सर्वाधिक नवपाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण, मतलब सबसे ज्यादा नवपाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण आपको बुर्जा होम से मिल रहे हैं, और बुर्जा होम के बाद चिरांद में मिल रहे हैं। यहाँ से हिरण मृग श्रृंग के जो अस्थि उपकरण है वो सबसे अधिक संख्या प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती यहाँ से प्राप्त हो रही है। टोटी वाले बर्तन आपको चिरांद से मिल रहे हैं। गाय को पालने के साक्ष्य भी आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। एंड चिरांद वॉज एक्सकावेटेड बाय वीके सिन्हा इन 1962-63। 1962-63 में वीके सिन्हा जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया है। यहाँ पर गाय पालन के आपको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। टोटी वाले बर्तन, टोटी युक्त बर्तन, अब कितनी ताज्जुब की बात है भाई। टोटी युक्त जो बर्तन है बेसिकली ये हड़प्पा सभ्यता के बाद की लेटर हड़प्पन साइट, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद की जो ताम्रपाषाणिक बस्ती है, जोरवे महाराष्ट्र में और मालव मध्य प्रदेश में, वहां से टोटीदार बर्तन प्राप्त हो रहे हैं। वो आपको हड़प्पा से कई सैकड़ों साल पहले चिरांद बिहार के नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हो रहे हैं। खास बात है, टोटी युक्त जो है वो, क्या मैं कहना चाहता हूं, लेटर हड़प्पन चैल्कोलिथिक साइट, जिसको आप कहते हैं
जोरवे कल्चर, दैमाबाद, इनाम गांव, जोरवे, उन स्थलों से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो वेयर्स प्राप्त हो रहे हैं, वो टोटी युक्त है भाई। लेकिन ये यहाँ चिरान से प्राप्त हो रहे हैं। चिरान से आपको चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। चिरान से आपको याद रखना बुरजाहोम के बाद सर्वाधिक संख्या में आपको स्टोन टूल्स, कौन से? नवपाषाण कालीन नियोलिथिक, एंड यू नो द नियोलिथिक स्टोन टूल्स इज अ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, चमकदार जो प्रस्तर उपकरण है वो आपको यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? बुरजाहोम के बाद सर्वाधिक संख्या में नवपाषाणिक प्रस्तर उपकरण हमें चिरान से प्राप्त हो रहे हैं, और चिरान से ही आपको मृग श्रृंग से निर्मित अस्थि उपकरण भी सबसे अधिक संख्या में हमें चिरांद से ही प्राप्त हो रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक की सारी बात आपको ढंग से समझ में आ गई है। आसाम के अंदर भी कॉर्डेड वेयर पाए जा रहे हैं, रज्जू या करंड अंकित, यानी कि क्या कहते हैं अपन, वो चटाई की छाप वाले या रस्सी की जालनुमा छाप वाले, जिनको आप कॉर्डेड डोरी छाप जो मृदभांड होते हैं। असम का एक प्रमुख नवपाषाणिक बस्ती, इसको आप कहते हैं दावोजिलिंग हार्डिंग, दावोजिली हार्डिंग करके लिख लेते हैं। दावोजिली हार्डिंग कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आसाम से। यहाँ से जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो हैं असल में कॉर्डेड वेयर्स, यानी कि मृदभांड, डोरी की छाप, ये समझ लीजिएगा, डोरी की छाप या रस्सी की जालनुमा आकृति, रस्सी की जालनुमा आकृति या डोरी की छाप या रस्सी की जालनुमा आकृति कह लीजिए, या आप फाइनली इसे हम कहेंगे कि चटाई की छाप। चटाई की छाप वाले जो मृदभांड है ये आपको आसाम में दावोजिली हार्डिंग से, यानी कि जितना संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप है, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप जो है, उन सब एरिया से हमें ये बस्तियां प्राप्त हो रही हैं। राजस्थान में बागौर, फिलहाल आप इसको देख लीजिए, ना सिर्फ देखिए बल्कि उतार भी लीजिए, क्योंकि काफी ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण सा स्थल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उतना ही मतलब बुक्स से बचाकर, बुक्स की मेहनत को बचाकर एक जगह पढ़ने वाला मामला है। अब राजस्थान में भी कई प्रकार के आपको नवपाषाणिक बस्तियां मिलेंगी, जिनमें बागोर है, बालाथल है, गणेश्वर है। क्लियर? अब गणेश्वर की तो जहाँ तक बात है, तो गणेश्वर तो राजस्थान का सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल है राजस्थान में। और बालाथल जिसकी खोज डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की है। क्लियर? बागोर को तो हम कह चुके हैं, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लैशिन के द्वारा खोजा गया है, सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल है, सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थल कुछ भी नहीं है, ये स्थल मोटे तौर पर जो नवपाषाणिक बस्तियां हैं जो आगे जाके धातु युग में कन्वर्ट होती नजर आ रही हैं। और ये कहीं ना, जैसे बागोर तो भाई मध्यपाषाण से चला आ रहा है, जैसे स्लॉटर हाउस आपको मिला है, मकानों में फर्श मिले हैं, झोपड़ियों में फर्श मिले हैं, बस्तियों में खड़ंजे मिले हैं, आपको वात रोधी फूस के पर्दे वाले कक्ष मिले हैं, गारे और भूसे की लेप वाले प्लस्तर वाले आपको मकानों की दीवारें मिली हैं, स्तंभ गर्त मिले हैं, 4 मानव कंकाल मिले हैं, 14 प्रकार की वन्य किस्में प्राप्त हो रही हैं। आगे देख लीजिए। इसको करने के बाद राजस्थान, यदि राजस्थान के अंदर यदि मैं बात करूं तो बागोर, बालाथल और गणेश्वर। फिर अब आप देख लीजिएगा, बालाथल से तो आपको लो भट्टियां, यानी कि आगे जाकर ये स्थल फिर आप लोगों को आयरन एज तक में हमें नजर आ रहा है।
गणेश्वर की जो बात है तो गणेश्वर के बारे में इतना समझ लीजिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रलिप्यहीन सभ्यता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रलिप्यहीन कह लीजिए या चैल्कोलिथिक, जिसको कि हम ताम्र पाषाणिक बस्ती भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रलिप्यहीन बस्ती भी कहा गया है। और इतना महत्वपूर्ण है ये जो गणेश्वर है कि संपूर्ण राजस्थान में प्योरेस्ट कॉपर टूल्स, जिनमें तांबे की मात्रा 99.99% है, वो गणेश्वर से पाया जा रहा है। और इतने प्योरेस्ट ये कॉपर टूल्स हैं कि ये सप्लाई सेंटर था, कॉपर टूल्स का सप्लाई सेंटर था टू अदर हड़प्पन साइट्स। कौन सा? जिसको आपने गणेश्वर के नाम से पुकारा है। क्लियर? तो ये विभिन्न आपको इसी प्रकार से पाकिस्तान में स्वात घाटी, क्वेटा घाटी, इनको हम एक एक करके देख चुके हैं। इन सब स्थलों से भी हमें नवपाषाणिक बस्तियों के, विभिन्न बस्तियों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब क्वेटा घाटी की जहां तक बात है, देखो कलात पठार हो गया आपका, क्वेटा घाटी हो गया, यहाँ से कच्ची बेग मृदभांड, ये एक बड़ी विशेषता है। कच्ची बेग मृदभांड आपके क्वेटा घाटी से, क्वेटा घाटी का एक प्रमुख स्थल है किले गुल मोहम्मद। अब यहाँ से वही है, टोकरियों की छाप वाले मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, टेराकोटा निर्मित घरों के नमूने। क्वेटा घाटी कोई एक क्षेत्र विशेष नहीं है, घाटी के अंदर कई प्रकार के आपको एरिया, जिसमें आप कह सकते हैं दम्ब सादात, किले गुल मोहम्मद, कई प्रकार के यहाँ से क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं। लिख लीजिए ताकि आपके लिए सुविधाजनक रहे। क्वेटा घाटी पाकिस्तान में देखिएगा, एक तो है आपके किले गुल मोहम्मद, एक है आपके दम्ब सादात एरिया। अब जो किले गुल मोहम्मद है, यहां से आपको कच्ची बेग मृदभांड, याद रखिएगा, आपको हसिये के 2 फलक, हसिया जिसको आप दराती कहते हैं, हसिये के 2 फलक जिसको आप दराती बोलते हैं, यहां से प्राप्त हो रहे हैं। यहां से आपको किले गुल मोहम्मद से आपको टोकरी की छाप वाले मृदभांड, क्लियर, टेराकोटा निर्मित घर के नमूने मॉडल्स आपको नहीं, वो दम्ब सादात से है। किले गुल मोहम्मद से कच्ची बैग मृदभांड असल में विशिष्ट प्रकार के मृदभांड हैं जो कच्ची बैग नामक स्थल से प्राप्त हुए। बस बात सिर्फ इतनी सी है, हंसी के 2 फलक और टोकरियों की छाप वाले। अभी टोकरियां कहो या चटाई कहो एक ही बात है, कारण कि इनकी जो संरचना होती है, टोकरी या जाल, जो चटाई को जालनुमा होती है। तो टोकरियों की छाप वाले 2 हस्त निर्मित मृदभांड भी हमें किले गुल मोहम्मद से ही प्राप्त हो रहे हैं। अब दम्ब सादात से आपको टेराकोटा निर्मित घर। अब टेराकोटा असल में ये जो बात है टेराकोटा निर्मित घर, ये टेराकोटा निर्मित घर भैया कुछ भी नहीं है, असल में आग में पकाई हुई मिट्टी के ये बने हुए घर हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। दम्ब सादात एक बड़ी एक बड़ा अनोखा स्थल है जहाँ से एक बहुत शानदार एक वस्तु प्राप्त हुई, इसको आप लेपनी कह सकते हैं।
या जिसको आप बॉन स्पेट्यूला या स्पेट्यूला कह सकते हैं, उच्चारण आप कुछ भी कर सकते हैं। बॉन दम्भ सादात से बॉन सेप्ट्यूला या बॉन सेप्चुला, वॉट एवर, नहीं स्पेट्यूला होगा, नॉट सेप्चुला। कैसे मैं समझाऊं आप लोगों को, स्पेट्यूला। गर्ल्स बेहतर समझेंगी जब आप वैक्स वगैरह करते हैं तो एक प्लास्टिक का एक इक्विपमेंट होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है और उसके द्वारा आप उस मेल्ट वैक्स को अपनी बॉडी पर, मतलब क्या कहते हैं, फैला देते हैं। तो ये बोन सेप्ट्यूला कुछ भी नहीं है, हड्डी का बना हुआ एक चौड़ी धार वाला एक टुकड़ा होता है जिसके द्वारा आप किसी घाव पर मलहम लगाते हो। बात से इतनी है। तो बोन स्पेट्यूला या स्पेचुला, अब ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करेगा कि आप बोलोगे। ये अस्थि हड्डी से निर्मित एक चौड़ी धार वाला चाकू मान लीजिए, इसमें कोई धार नहीं है। इसका उपयोग किसी पिघली हुई वस्तु को कहीं पर लेप के रूप में लगाने के लिए काम में लिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको दम्भ सादात से आपको ताम्र चाकू प्राप्त हो रहा है, तंदूर प्राप्त हो रहे हैं, तंदूर जिनको आप भूमिगत चूल्हे कहते हैं। इसके अलावा बहुकक्षीय भवन युक्त मकान प्राप्त हो रहे हैं दम्भ सादात से, जिनकी नींव चूना पत्थर से बनी है। क्लियर? बहुकक्षीय भवन जिनकी नींव, याद रखना, जिनकी नींव चूना पत्थर से निर्मित है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से हट जाता हूँ मैं सामने से, यहाँ की बात को, यहाँ तक के मैटर को आप आराम से लिख सकें। इसके बाद आपके सामने आता है कलात घाटी। कलात घाटी भी पाकिस्तान के अंदर ही है, याद रखिएगा। कलात घाटी का जो क्षेत्र, अंजीरा, स्याहदम्ब, ये एरिया है और इनके जो मृद भांड है विशेष, ये टोगाव मृद भांड कहलाते हैं। ये जो नाम है ना, ये कच्ची बेग मृद भांड या टोगाव मृद भांड, ये स्थलों के आधार पर इन मृद भांडों को नाम दिया गया है। तो पाकिस्तान में फिर एक और स्थल आपके सामने है, कलात पठार, पाकिस्तान में, ठीक, जहां से जो स्थल आपको प्राप्त हो रहे हैं, अंजीरा है और स्याहदम्ब है। अंजीरा एवं स्याहदम्ब, यहाँ से जो वेयर या पोट्री या जो मृद भांड प्राप्त हो रहे हैं वो विशिष्ट प्रकार के हैं, वही प्रश्न के रूप में आते हैं, वो कहलाते हैं टोगाव मृद भांड। याद रखिएगा, कलात पठार का ये पूरा का पूरा एरिया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ जितना विस्तार से मैंने पाषाण काल को आपके सामने रखा है, यदि आपने सिंसियरली इन सारे सेशंस को ढंग से पढ़ा होगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक या कोई भी नोट्स वगैरह उठाने कर देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। फाइनली मैंने जितने प्रमुख स्थल थे दक्षिण भारत को छोड़कर वो सारे मैंने ले दिए। अब लास्ट जो हिस्सा है इस पूरे चैप्टर का पाषाण काल का, वो दक्षिण भारत की 9 पाषाणिक बस्तियों में 5-7 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। आप यहाँ तक के मैटर को ठीक से उतार लीजिए। क्लियर? यदि हम दक्षिण भारतीय यदि हम नियोलिथिक या नवपाषाणिक बस्तियों या स्थलों की बात करें तो इनका जो काल टिकता है वो टिकता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2600 ईसा पूर्व तक का। क्लियर? और प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखिएगा इस बात को,
साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, 9 पाषाणिक बस्तियों के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, संगनकल्लू कर्नाटक में और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं संगनकल्लू कर्नाटक से और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश से। नागार्जुनकोंडा हमें प्राप्त हो रहा है आंध्र प्रदेश से। मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर जो खेती हो रही है, जो यहां पर कृषि हो रही है, वो हो रही है रागी, जिसको हम कहते हैं मिलेट। रागी या मिलेट की यहाँ पे खेती प्राप्त हो रही है। बाजरे की भी यहाँ से आपको फसल की जो किस्में प्राप्त हो रही है। और बेसिकली जो यहाँ कल्चर पाई गई है, मैंने पहले भी कहा था, वो पाई गई है मेगालिथ आयरन कल्चर, जिसको आप कहते हैं महापाषाणिक लौह संस्कृति। बेसिकली ये जो है, ये संस्कृति आप ग्रेव या कब्र संस्कृति भी कहते हैं, कि जो जितनी भी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो रही है वो लौह वस्तुओं युक्त कंकाल वाली कब्रों से प्राप्त हो रही है। यहाँ जो मृदभांड का विकास हुआ साउथ इंडिया में, वो हुआ है भूरा। मृदभांड का जो एक पूरा अनुक्रम प्राप्त होता है वो है भूरा। सबसे पहले हमको भूरे मृदभांड प्राप्त होते हैं, फिर रेड वेयर यानी कि लाल मृदभांड, एंड फिर ग्रे वेयर यानी कि धूसर मृदभांड। हमें ये एक प्रकार का क्रम यहां से प्राप्त होता है। अब जो हमें ऐश माउंट्स, याद रखिएगा, जो ऐश माउंट्स या राख के टीले प्राप्त हो रहे हैं, ये कई जगह से हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखो, पहली बात तो जो सबसे पहले जो 9 पाषाणिक बस्तियां, वैसे तो आपने संगनकल्लू नागार्जुनकोंडा की बात कर दी है, लेकिन सर्वप्रथम जो स्टोन टूल्स प्राप्त हो रहे हैं वो लिंग सुगुर कर्नाटक से 1842 से प्राप्त हुआ है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन 9 पाषाणिक कालीन प्रस्तर उपकरण – 1842 में याद रखिएगा। नहीं, संगनकल्लू नहीं, लिंग सुगुर कर्नाटक से, याद रखिएगा। लिंग सुगुर कर्नाटक से आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब इसके अलावा कई अन्य प्रमुख स्थल हैं कर्नाटक में। आप ब्रह्मगिरी की बात कर सकते हैं, संगनकुल्लू की बात कर सकते हैं, टैकलकोटी की बात कर सकते हैं, कुप्पगुल पिकलीहल की बात कर सकते हैं, हेमिगे, मास्की, तेरदल, कोडेकल। क्लियर है? कई प्रकार के आपको नरसिंहपुर प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार का पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में आपने नागार्जुनकोंडा की बात कर ली, उत्तनूर की बात कर ली है, सिगनपल्ली की बात, कई प्रकार के आपको। अब जैसे यदि मैं साउथ इंडियन स्थलों की बात करूं तो ब्रह्मगिरी, पिकलीहल और मास्की से आपको स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहे हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, पिकलीहिल कर्नाटक, इन स्थलों से आपको, जैसे आपको स्तंभ गर्त, आपको सबसे प्राचीन जो भारतीय प्रागैतिक इतिहास का सबसे प्राचीन जो स्तंभ गर्त है, सरायनाहर राय और महदहा से आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? और जो मैंने आपसे कहा स्तंभ गर्त सबसे प्राचीन प्राप्त हो रहे हैं, सबसे प्राचीन जो एश माउंट्स,
जिनको आप राख के टीले कहते हैं। मैंने पहले कहा मवेशियों को बाड़ों में एकत्रित करके उनको गोबर को जब वो ढेर गोबर के ढेर टीले बन जाते हैं और जब उन्हें साल के किसी विशेष वक्त अवसर पर उन्हें जलाया जाता है, क्लियर, तो वो राख के टीले आज भी हमें एज इट इज प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में तो इन राख के टीलों को गुम्मा कहा जाता है। ये राख के टीले कर्नाटक में तो याद रखना। गुम्मा कहलाते हैं। अब प्रश्न आ सकता है सर गुम्मा क्या है, तो आप लोग कहेंगे गुम्मा असल में कर्नाटक में राख के टीलों को गुम्मा कहा जाता है। अब ये कुपगल से प्राप्त हो रहे हैं। पिकली हल, पिकली हल कहाँ, कर्नाटक से प्राप्त हो रहे हैं। आपको आंध्र प्रदेश में भी ये प्राप्त हो रहे हैं जो राख के टीले हैं, उतनूर और कोडिक्कल। आंध्र प्रदेश में। तो कुल मिलाकर ये दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक संस्कृति की विशेषता है। यही आगे जाकर आपको मेगालिथिक कल्चर और फिर उसका अंतिम छोर आपको संगम एज, जो आप चेर चोल पांडे के रूप में देखते हैं, उसके रूप में पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की यात्रा आपको काफ़ी ल्यूसिड लैंग्वेज में, सरल भाषा में आसानी से समझ में आया होगा। और इस प्रकार से आज इस सेशन के साथ लगभग 10-11 सेशन हमने 11-12 या मे भी 13-14 सेशन हमने पूरे किए हों, एपिसोड्स किए हों इस पूरी प्री हिस्टोरिक सीरीज में। इसके बाद का जो नया चैप्टर होगा वो आपको मालूम चल जाएगा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी। मैं वैदिक कल्चर सीधा स्टार्ट नहीं करूँगा, हो सकता है मैं कुछ आपके सामने वैदिक ट्रेडिशंस या मृदभांड परंपराएं जैसा चैप्टर और एक भारत का एक सामान्य परिचय भी मैं आपके सामने लेना पसंद करूँगा वैदिक संस्कृति को आरंभ करने से पहले। ये छोटा सा प्रयास था मेरे द्वारा कि जहाँ मैंने बिना इसको विचार किए कि मुझे स्टूडेंट से क्या मिल रहा है, मैंने अपना बेस्टेस्ट आप लोगों को देने का प्रयास किया है, इस उम्मीद से कि यदि पूरे भारतवर्ष में से यदि 2 लोगों को भी ये क्लास पसंद आती है और वो जी जान से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं, तो शायद मेरा प्रयास सार्थक दिशा में छोटा सा कदम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।